जब भी बाजी लगाइए दिल और दिमाग की, ये जरूर सोचिए कि बात पैसों की है या फिर रिश्तों की। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशनलेस हो जाए। अमीर बनने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने रिश्तों को छोड़ दें। अमीर बनने का ये मतलब नहीं होता कि 24 घंटे आप सिर्फ फायदा उठाने की बात सोचें। अमीरी तो एक सोच है। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही खूबसूरत एक अपना इंसिडेंट शेयर करते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया था, जिसे वो हमेशा कहते थे कि ये मेरी संपत्ति है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जब अपने रिच डैड की संगत में आए, तब उन्होंने जाना कि संपत्ति और दायित्व में डिफरेंस क्या है, एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है। और तब वो हमेशा अपने डैड को बोलते, डैड, ये जो आपने लिया है ये आपका एसेट नहीं, ये आपकी लायबिलिटी है। और इस बात पे वो दोनों घंटों बहस किया करते थे। और लायबिलिटी और एसेट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो उन्हें वही सारी बातें एक्सप्लेन करते, जैसे कि एसेट वो होता है जो आपको कमा के देता है, जिसपे आपको और खर्च नहीं करना होता, और लायबिलिटी वो है जिसमें 75 तरह के खर्च होते हैं। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ आपकी जेब से जा ही रहा होता है। आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब भी लोग उनसे बात बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं है, तो वो जानते हैं कि बहुत से लोग ये बात अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से कह रहे हैं। क्योंकि किसी के लिए भी अपना घर बनाना सबसे बड़ा सपना होता है, और इसीलिए वो उसमें अपने पैसे लगाते हैं। अपने घर का मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी महसूस नहीं होता है। पर दिल और दिमाग के बीच लायबिलिटी और एसेट्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक और बात कहते हैं। वो इस तरह समझाते हैं कि मान लीजिए वो और उनकी पत्नी एक बड़ा सा घर खरीदते हैं, तो होगा क्या कि उसमें उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, जो कि शायद फिजूल ही हो। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे, सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज है, इमोशन है, और इमोशन हमेशा दिमाग पर भारी पड़ता है। जब भी लोग दिल से सोचते हैं तो दिमाग की बातें उन्हें गलत लगती हैं। पर फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो सही कैसे हैं और एक घर एसेट क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं। ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वो लेते हैं, उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज आ जाता है। हालांकि लोगों को मॉर्गेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वो अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपयों का उपयोग करते हैं, अपनी मॉर्गेज पूरी तरह से चुकाने के बाद भी। प्रॉपर्टी टैक्स, उनकी पत्नी के मम्मी डैडी को ये बात सुनकर बहुत धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया था। और ये तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे। $1000 बहुत बड़ी रकम होती है। अगर हम उसको इंडियन करेंसी में चेक करें तो शायद 70-80 हजार रुपए, या शायद उससे भी ज्यादा। और ये तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे। इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट जो है वो बिगड़ गया था, और उन्हें अपना वो मकान छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक और मिथ है कि घर की कीमत जो है हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेके घर खरीदा, और वो घर उन्होंने जितने में खरीदा आज उसकी कीमत आधे से भी कम है। इन सब नुकसानों से ऊपर सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? आपका लिक्विड कैश। वो लिक्विड कैश जो कि किसी सही जगह पर लग सकता था, वो घर में फंस गया। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्चा चलता रहे। इस दौरान आपकी संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, मतलब आप और कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी, यंग कपल शुरुआत में ही अपना पैसा अपने एसेट वाले कॉलम में लगाए, तो उनके आगे के साल बहुत ही आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वो अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। तो अगर कम शब्दों में समझे तो ये कि घर खरीदने का फैसला जो है ना वो बहुत ही खर्चीला होता है। इसके बजाय बेहतर ये होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। देखिए, घर खरीदने का असर किसी भी आदमी पर 3 तरह से पड़ता है। पहला, समय की बर्बादी, क्योंकि इस पूरे दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ चुका होता है। एक्स्ट्रा पूंजी की बर्बादी, एक्स्ट्रा पैसे की बर्बादी, जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े हुए बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। तीसरा, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके जो एसेट्स वाले कॉलम में, संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। अब क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का अनुभव कभी मिल ही नहीं पाता। ज्यादातर लोग कभी एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते, और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अक्सर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें ज्यादा दामों पर सुरक्षित रहने वाले लोगों को बेचते हैं, उन लोगों को बेचते हैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहते। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड थे, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे थे, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। नौकरी की, जिंदगी भर पाई पाई इकट्ठा की, घर खरीदा, और उस घर का खर्च चलाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहे। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होते थे। और यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके खर्चे कभी भी आपकी आमदनी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कौन कितना अमीर है, अगर ये जानना है तो समझें कि उसकी कमाई हुई दौलत किसी आदमी की वो योग्यता है जिसके सहारे वो आगे कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर वो आज काम करना बंद कर दे तो वो बिना कमाए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, यही उसकी अमीरी है।
नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली ये कि खुद का एक घर होना चाहिए, दूसरी ये कि अगर सैलरी बढ़ गई है तो फिर एक ज्यादा बड़ा घर खरीद सकते हैं। पर ऐसी सोच, ऐसी स्ट्रैटेजी की वजह से परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाता है। लोग बुरी तरह से पैसों की तंगी का सामना करने लगते हैं। वो लोग अपनी जॉब्स में बहुत अच्छी सैलरी उठा रहे होते हैं, लेकिन इस सोच की वजह से वो सेविंग नहीं कर पाते। इसे हाई रिस्क लिविंग या जोखिम भरी जीवन शैली कह सकते हैं। और इसका कारण छोटा सा है, ऐसे लोगों में पैसे की समझ ना होना, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ये पता ना होना। 90s के दशक में जॉब्स में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, रिसेशन आया था, और तब ये बात पता चली कि जो मिडिल क्लास है वो पैसे के मामले में कितना सुरक्षित है। तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला है। अच्छी बात यह है कि आज लोग ज्यादा अवेयर्ड हैं। उन्होंने सही जगहों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और म्यूचुअल फंड में लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज्यादा सुरक्षित है। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स और मॉर्गेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे बचाने में, अपना क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। इतना उनके पास वक्त नहीं होता कि वो ये आर्ट सीख लें कि किस तरह से म्यूचुअल फंड लिया जाए या किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो किसी दूसरे को हायर करते हैं, उसकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, और वो जैसा कहता जाता है वो ऐसा करते जाते हैं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास वर्ग है, जो कि पैसे को संभालना नहीं जानता, वो हमेशा यही सोचता है, जोखिम मत उठाओ, सुरक्षित रहो। और असली प्रॉब्लम यही है कि पैसे की समझ ना होने के कारण लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ रहने के पीछे की इच्छा, यानी हमें कुछ ना हो, उसके पीछे का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। या यूं कहें कि उनकी संपत्ति वाला यानी एसेट वाला कॉलम खाली रहता है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। और जब सचमुच जिंदगी में वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका आता है ना, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। अगर पैसे की समझ आपको है तो आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके, बूंद बूंद से सागर भर के अमीर हो सकते हैं। आप सूझबूझ के साथ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके अपने 5,000 रुपए को 10 लाख रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम सोच की है। ये जो गरीब वर्ग या मिडिल क्लास जो वर्ग है, वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही जोखिम भरा मानता है। पर वो ये नहीं जानता कि प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी सोच में है, उनकी नासमझी में है। वो ये नहीं जानते कि पैसा कहाँ लगाना है। वो हमेशा अपने पैसों की जिम्मेदारी दूसरों पर लाद देते हैं और उसके लिए खर्च भी करते हैं। तो अगर आप भी दूसरों की तरह सोचते हैं, घर को एक एसेट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग मालिक को या फिर अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे होते हैं। एक्चुअली वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। आपकी कोशिशें, मेहनत और सफलता से दरअसल आप नहीं सफल होते, आपका मालिक सफल होता है, और उसे उसके रिटायरमेंट के लिए मदद मिल रही होती है। अच्छा, दूसरा, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। तीसरा, अगर आपके पास घर है जिसे आप अपना एसेट मानते हैं, जो कि दरअसल एक लायबिलिटी है, तो आप बैंक्स के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन घरों के ऊपर लोन ले रखा है, और वो लोन चुकाने के लिए, क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। तो अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं, तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और फायदा आपको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को फायदा हो। मान लीजिए कि अगर आप ये फैसला कर भी लेते हैं कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे, पर पैसों की समझ न होने के कारण, उसे मैनेज करने की समझ न होने के कारण आपको ये नहीं पता होता कि आपके लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित किया जाए। अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी सैलरी के सहारे ही अपनी संपत्ति को, अपने एसेट्स को खड़ा करना चाहते हैं। पर जब उनकी संपत्ति बढ़ती है, तो वो किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं, कब कोई दूसरा आदमी ये महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है, और संपत्ति और दायित्व के बीच का बैलेंस कैसा है, ये सब बातें भी समझना उतना ही जरूरी है। तो फिर सवाल वही है कि अमीर कैसे बना जाए। अमीर बनने के लिए आपकी संपत्ति, आपकी सफलता, आपके आसपास का माहौल, आपकी दौलत, इन सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी भर का सब्जेक्ट है। आपको ये सब्जेक्ट जिंदगी भर पढ़ना है, सीखना है, और अमीरी की राह पर आगे बढ़ते जाना है। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव, और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की। मुश्किल के दौर में, गरीबी के दौर में अपने आप को कैसे संभाला जाए, अपने आप को कैसे गरीबी से उबारा जाए, इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन कर्ज लेने के लिए, क्योंकि उनकी माली हालत खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपने नए गोल्फ क्लब, आर्ट कलेक्शन, किताबें, स्टूडियो, टेलीविजन, उनके महंगे कपड़े, घड़ियां, जूते और बहुत सारी ऐसी चीजें लोन वाले पेपर में, जो संपत्ति वाला कॉलम होता है, उसमें लिख दिया, एसेट्स में लिख दिया और भेज दिया। उन्हें लगा कि मेरे पास इतनी चीजें हैं तो लोन अप्रूव हो जाएगा, पर उनका लोन का जो पेपर था, एप्लीकेशन पेपर, वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फिजूल था।